हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। माय सेल्फ नरेंद्र शर्मा। अभी मैं आपको एक महीने का मैंने जो पिछले एक महीने का मार्केट का जो मूवमेंट है वो मैं अभी देख चुका हूँ और उससे ये निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि पिछले दिसंबर से अगर आप देखेंगे तो मार्केट 56,600 या 400 के बाद में अभी वापस 61,000 के करीब या उससे भी ऊपर निकलने की तैयारी में था। लेकिन 2 दिन में ऐसा हुआ और मार्केट वापस से नीचे की ओर अपना रुख पकड़ रहा है। और जिस हिसाब से माहौल है, मैंने आपको कल भी एक वीडियो बना करके डाला है और मैंने जो एक स्मॉल बोर्ड के ऊपर आपको जो 2 रीज़न दिए थे वो रीज़न बिल्कुल सही थे। अगर हम रेगुलर स्टडी करेंगे तो हमको भी ये बात का एहसास हो जाएगा या आभास हो जाएगा कि मार्केट कहाँ जाता है। लेकिन उसके लिए एक खाली इतना ही है कि हमको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी देश और दुनिया में और बड़े बड़े बिजनेसमैन, दूसरा जियोपॉलिटिकल और बायोलिटरल रिलेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में। अब ये हो गया है आसान काम। अगर हमारी इच्छा हो तो हम ये आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हाथ में, जो वयस्क है उसके हाथ में स्मार्टफोन दिया हुआ है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको अगर आज के मार्केट की बात करूं तो कल से मार्केट का माहौल 2 दिन से, मतलब अगर मैं बोलने जाऊं मंडे से, वैसे तो बात फ्राइडे से ही चालू हो गई थी, लेकिन ये बात पिछले कई टाइम से चल रही है। लेकिन पिछले एक महीने से जो फेड के गवर्नर हैं, जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, वैसे ही फेडरल गवर्नर, मतलब यूएसए के अंदर आरबीआई की जगह फेडरल बैंक बोलते हैं, सीधी सादी भाषा में बोलूँ तो वहाँ के जो गवर्नर है वो है जेरोमी पावेल। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जॉय बाइडन, उनकी जो सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी मिस एलन, उन दोनों के बयान कई दफ़े आ चुके थे। लेकिन पिछली एक महीने से या सवा महीने से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पर्टिकुलरली जेरोमी पावेल के ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी को लेकर के इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति और गुजराती में बोलते हैं फुगावा, तो सभी चीज़ों के भाव, ज़्यादातर जीवन जरूरियात की चीज़ें, उनके भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, 6% से भी ऊपर। और यूएसए जैसी कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत हाई माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात को जानते हुए भी कर रही थी, क्योंकि उनका प्रायोरिटी, उनका मेन मुद्दा था इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला करके अच्छे से चलाना। और रही बात मुद्रास्फीति की या इन्फ्लेशन की, वो उनके लिए सेकेंडरी, मतलब दूसरा प्रायोरिटी था। उनका पहला मुद्दा था कि कैसे भी करके जो कोविड की वजह से 1-1.5 साल, अभी तो 2 साल के करीब होने आए, उसमें जो इकोनॉमी को धक्का लगा है उसको कैसे भी करके पटरी पे लाना और उसकी वजह से जो क्षति हुई है या जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना जल्दी से जल्दी। और आज की तारीख में हर एक कंट्री, अगर मैं बोलने जाऊँगा, हर एक दुनिया की कंट्री कोविड के बाद में यही पॉलिसी अपना रही है या यही पद्धति पे काम कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, उससे ज़्यादा रिस्की है कंट्री की या देश की इकोनॉमी को बट्टा बैठ जाना, या वो इकोनॉमी डीरेल हो जाए या पटरी से उतर जाए। तो ये एक मुद्दा हो गया। उसके बाद में मैं दूसरा बोलूँगा आपको, कल मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रूड ऑयल है वो 87 के भी ऊपर पहुंच गया है। अभी भी यही मैटर है और आज का मैं उसमें और अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत तनातनी चल रही है, और ये मैटर, ध्यान रखना, ये मैटर आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये सभी मैटर मार्केट से कंसर्न है। इसका पूरा कंक्लूजन मैं दूंगा। हर एक चीज़ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट से कंसर्न है, इसीलिए मैं आपके साथ में ये चर्चा कर रहा हूँ या आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो वो मैटर को लेकर के वो अपने WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी गया था, वहाँ पे भी बहुत कोशिश करी रशिया ने, और भी बहुत सी कंट्री होती है उसमें जो मेंबर, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ करा। ऐसा नहीं हो सकता है, आप दूसरी तरीके से उनको कंट्रोल में करो, मतलब यूक्रेन को। अब ये मैसेज आ रहा है कि ऐसे माहौल के अंदर भी जो रशिया की गवर्नमेंट है वो अपनी बॉर्डर के पास में जो उनके सोल्जर थे और उनका जो जमावड़ा था, मतलब व्हीकल के साथ में, आर्म्स के साथ में, उसको और ज़्यादा ले जा रहे हैं। प्लस वो जो यूक्रेन में उनका जो
एक मतलब उनके जो लीडर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, उनकी जो ऑफिस बनी होती है उसमें से भी उन्होंने उसको बुला लिया है और बंद करने की बात कर दी है। तो ये सब बातों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये यही सिग्नल दे रहा है कि रशिया ऐसा चाहता है कि हम यूक्रेन पे जल्दी से जल्दी हमला करें या युद्ध करें। वो सिग्नल तो ऐसा ही दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो मैं अपने हिसाब से बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ऐसा रशिया के लिए ठीक नहीं होगा और वो शायद करेगा भी नहीं। क्योंकि ऐसे कोल्ड विंटर के अंदर, ऐसी बर्फबारी के अंदर किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत मुश्किल है और उसका खामियाजा दोनों कंट्री को भुगतना पड़ता है, पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन खास करके रशिया को। और वैसे भी रशिया की इकोनॉमी अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो ये सब सिग्नल भी यही दे रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन खाली अभी एक ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, वो दूसरों के विश्व के ऊपर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, बाकी तो जो समय बताएगा क्या होगा। तो उसके हिसाब से उनकी इकोनॉमी अभी देखेंगे तो पिछले कई टाइम से सिर्फ और सिर्फ उनकी जो क्रूड ऑयल है और गैस के ऊपर निर्भर है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरा अभी एक और बात ऐड हो रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने एक नया सपना और देखा है कि वो यूएसएसआर, सोवियत संघ के साथ में जो कंट्रियाँ थी उनको वापस मिलाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे इंडिया के अंदर, आपको बोलना चाहूँगा, अभी हम बोलेंगे कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने की बात चल रही है। उसके बाद में आप देखेंगे तो सियाचिन के अंदर, लद्दाख के अंदर जो हमारा पिंगयोंग के बाद में और भी बहुत सारा एरिया जो चाइना ने हमारे से जब मतलब 60 या 61 के टाइम पे नेहरू जी से बात करके, और जब हमारा क्या बोलते हैं इसको, कि जब हमारा फ्रीडम हुआ था 1947 में, उसके बाद में जब चाइना युद्ध हुआ था, उसके बाद में उन्होंने बहुत सी ज़मीन, हज़ारों किलोमीटर की ज़मीन उन्होंने हड़प करके रखी है, उसको भी इंडिया वापस लेने की बात कर रहा है। ये वैसा ही मुद्दा है। तो अभी मैं आपको बोलूँगा ये मार्केट से क्या संबंध है इसका, तो यही बात है, ये सब माहौल को देखते हुए क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, वो पूरे विश्व के लिए हानिकारक होते हैं। और क्रूड ऑयल का प्राइस आप देखोगे 87 घटने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो अभी पेट्रोल के अंदर भाव कम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है 5 राज्यों में, इसी की वजह से उनके अंदर कम गति से भाव बढ़ रहे हैं, नहीं तो अभी और बहुत तेज़ गति से भाव बढ़ जाते, क्योंकि अभी मार्केट ओपन करा हुआ है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो लिक्विडिटी है, और यूएसए के अंदर यही सब माहौल को देखते हुए यूएसए के अंदर भी बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी मालूम पड़ता है, वो ये सोचते हैं कि अगर प्रॉब्लम हुआ कि अपने यूएसए में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही इन्फ्लेशन का, और अगर ये एसेट्स एलोकेशन जो बाय कर रहे हैं हर महीने 120 बिलियन डॉलर, वो बहुत तेज़ गति से कम करेंगे, और उन्होंने चालू भी कर दिया। लेकिन ऐसी बात थी कि वो 15 से 20 बिलियन डॉलर ही करेंगे हर महीने, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये एक मैटर है। और हो सकता है बाद में, अभी 20-25 दिन पहले जेरेमी पावेल ने ये भी बोला था कि जो हमने इंटरेस्ट का जो डेडलाइन दी है उसके पहले भी हम इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। ये बात को लेते हुए, और ओमिक्रॉन तो चल ही रहा है, वो तो आपको ध्यान में है ही सब जगह, तो ये सबको बात को देखते हुए ओमिक्रॉन का थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से बहुत सी जगह पे कर्फ्यू हो गया नाइट का, बहुत सी कंट्री ऐसी जहाँ पे लॉकडाउन भी हो गया कई जगह पे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपने जो क्या बोलते हैं इसको, ये जर्मनी हो गया आपके, उसके बाद में इंडिया की बहुत सी ऐसे स्टेट है जहाँ पर नाइट कर्फ्यू चल रहा है, और भी अमेरिका के अंदर ऐसा चल रहा है, चाइना के अंदर ऐसा चल रहा है, और भी गल्फ़ की कंट्री है वहाँ पे भी ऐसा चल रहा है। तो ये सब को देखते हुए ये इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है बिजनेस को। तो ये बात की वजह से उन्होंने अपना रुझान मार्केट पे कम करके बॉन्ड के ऊपर बढ़ाया है। ये कल की बात है, 2 दिन से भी चल रहा है ये बात। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड की प्राइस है वो भी बहुत हाई पे चल रही है अभी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था 10.85 के करीब चल रही है, और वो एक टाइप का इंटरेस्ट ही होता है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करके मार्केट में से पैसा लेती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इस तरीके से बॉन्ड बाइंग करके
वो ऐसा करते हैं कि मार्केट में से पैसा लेकर के अपने पास रखती है गवर्नमेंट, उससे लिक्विडिटी की कमी होती है मार्केट में, और उससे एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लिक्विडिटी मतलब पैसा, अगर पैसा कम होगा तो उसकी वजह से डिमांड कम आएगी, और डिमांड कम आएगी तो प्राइस नीचे जाएंगे या डाउन जाएंगे। ये एक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था सिंपल तरीके में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके तहत मार्केट अभी भी यही दबाव में रहेगा। आज की तारीख में हमारा जो अभी समय है वो थोड़ा अलग है दुनिया से। क्यों अलग है? क्योंकि अभी हमारा एक बजट भी आने वाला है 1 तारीख को, 1 फरवरी को। उसमें बहुत सी लुभावनियाँ पॉलिसी डिक्लेयर हो सकती है, वो मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद में 5 राज्यों में इलेक्शन है, उसके अंदर ऐसा माहौल बन रहा है, कभी अप डाउन इस टाइप की पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेक यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं, फेक न्यूज़ भी चल रहे हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने CNN को भरी सभा में और भरे लाइव इंटरव्यू के अंदर उनके जो रिपोर्टर को एक दफ़े झाड़ा था कि आप फेक न्यूज़ बनाते हैं, तो आप जब USA में इतनी बड़ी ये फेक न्यूज़ चैनल की बात हो सकती है या एजेंसी की बात हो सकती है, तो ये तो इंडिया है, तो यहाँ पे तो बहुत फेक न्यूज़ हो रही है, और इलेक्शन को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है हमको थोड़ा समझ के काम लेना है, किसी भी फेक न्यूज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसकी पूरी तहकीकात करें, उसके बाद में ही कोई निर्णय लें। तो ये हो गया आपको। तो हमारा बजाज के ऊपर मैं मतलब बाजार के ऊपर आना चाहूँगा। तो आज का जो हमारा सेंसेक्स था वो पूरे दिन में लगभग 850 से 900 पॉइंट माइनस में गया था। ध्यान रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद में बंद आया है 656 पॉइंट, जो कि 60,099 मतलब 60,100 समझिए आप, जो कि 1.08% है। और अगर निफ्टी की बात करूं तो 170 पॉइंट माइनस में 17,943, जो कि 94%, 0.94% वो माइनस में है। उसके बाद में आज बैंकों को ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं दिया है। बैंक की बात करूं, बैंक निफ्टी की, तो 38,041, ये 38,000 के ऊपर है, ये गुड साइन है। और निफ्टी है वो आपका 17,943। लेकिन जब मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसा माहौल होता है, 18,000 का टारगेट बताता है हमको फिगर, जो कि एक ग्राफ होता है, तो FII भी देखती है ग्राफ, उनको भी मालूम पड़ता है, और वो ऐसे थोड़े टाइम के लिए हमको ग्राफ बता करके मिसगाइड करते हैं। और बहुत दफ़े ऐसा हो चुका है कि नेगेटिव सिग्नल देता है, उसके बाद में भी मार्केट पॉजिटिव होता है। ये सभी बहुत सेंसिटिव मैटर हैं, इतने इजीली हमको थोड़े टाइम में समझना और बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा ये सब बात। ये हो गया। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि ऐसे माहौल में भी, और आज भी मैं सुबह आपको यही बता रहा हूँ अभी, कि मार्केट बंद हो चुका है, अभी लगभग 4:15 मतलब 4:30 हुए हैं। तो ऐसे माहौल में भी गुंजाइश है, जगह है काम करने की, अच्छे सेक्टर हैं, अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं। अब रहती है बात ये कि उनको कैसे ढूंढा जाए, उनको कैसे हमको समझा जाए, और उसको कैसे पहचाना जाए कि ये सेक्टर अच्छा है, ये शेयर चल सकता है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमको पूरी जानकारी रखने की आवश्यकता होती है, यही मैं आपको शुरू में बोल चुका हूँ, वापस यही बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हमको अगर पूरी जानकारी रखेंगे हम हर टाइम की, हर जगह की, तो हमको ये सब निर्णय लेने में बहुत सहूलियत रहती है। तो मैं आपको बोलूँगा, यही बताना चाहता हूँ, उसी के बारे में आपको मैं और कॉन्फिडेंस आवे इसके लिए बोलना चाहता हूँ कि जब मार्केट हमारा 800-900 पॉइंट माइनस होता है, और अभी बोलना चाहूँ तो 660 पॉइंट माइनस बंद आया है, लेकिन उसमें भी ऐसे कितने क्षेत्र हैं जिसमें शेयर चले हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं। मैंने आपको क्या बताया था 2-3 दिन पहले, सोचिए, मैंने आपको टाटा एलेक्सी कितनी दफ़ा बताया है। टाटा एलेक्सी का लिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप मेरा वीडियो देखिए। आज वो लगभग 600 रुपये अब था, आप बिलीव करेंगे, 600 नहीं 700 रुपये, 652 रुपीज़ बंद आया है। और वैसे तो 750-800 रुपये ऊपर गया था, और ये 7,029 पे बंद आया है, 7029। आप सोचिए 7,029 पे। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा, जब मैंने मई के अंदर चैनल स्टार्ट की थी, तब इसका भाव लगभग 800 850 भी नहीं था। मैं तब से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आप इसकी प्रोफाइल पढ़िए, ये देखिए। और ये भी बोलना चाहूँगा, जो पुराने उनको तो ध्यान में होगा, कम से कम 5 दफ़े मैं बोल चुका हूँ कि टाटा एलेक्सी का
इलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसके साथ में टाई अप हो सकता है। उन्होंने जब बेंगलोर में प्लांट डाला था तब ये मैंने बताया था, और उसके बाद में मैं 3-4 दफ़े बोल चुका हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसका टेस्ला के साथ में हो सकता है। दूसरा, मैंने एक दफ़े ये भी बताया था कि जो टाटा ग्रुप है वही इतना इनोवेशन कर रहा है, इतना मॉडिफिकेशन कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहा है, क्योंकि टाटा मोटर भी बहुत बड़ा है ये। तो उनको खुद को ही इतना डिमांड मिलेगा अपनी कंपनी से, तो दूसरों की तो डिमांड का आप कल्पना कीजिए। यही बातों को मैं कई दफ़े दोहरा चुका हूँ, मैं फिर बोलता हूँ आपको, वो जिस क्षेत्र में, वो खाली ऑटो में ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन में है, आईटी के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है, छोटे छोटे ऐप्स के अंदर है, और इतना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है अभी डिजिटल के अंदर, ऑटो के अंदर। आप तो ये सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा इसके अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी ये बहुत बढ़ चुका है अच्छा। लेकिन मैं यही बोलूँगा, इसके अंदर बहुत ध्यान से काम करें और लॉन्ग टर्म 1 साल का 1.5 साल का नज़रिया हो तो ही बाय करें। हम कॉमन आदमी के लिए इतने हाई पे लेना बहुत रिस्की होता है माय डियर। सब कुछ अच्छे होते हुए भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मैं आपको आता हूँ सीमेंस का मैंने आपको कल भी बोला है, 2-3 दिन पहले भी बोला है। मैंने आपको रेलवे को लेकर के, डिजिटल को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और मैंने ये भी बताया था कि सीमेंस के अंदर दोनों बिजनेस सेपरेट हो रहे हैं। डिजिटल के अंदर है, वो पावर के अंदर है, जनरेटर के अंदर है, रेलवे के अंदर है। बहुत जर्मनी की कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी यहाँ पे है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि सीमेंस आज 58 से 60 रुपीज़ बढ़ा है। उनको तो ये पॉइंट आया नहीं, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, माइनस में गया 800-900 पॉइंट, फिर भी क्यों एफआईआई उनको बाय कर रही है या डीआईआई बाय कर रही है, यही समझने की चीज़ है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ऐसे माहौल में भी, क्योंकि करोड़ों लोग, लाखों लोग बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में, उनका ऑफिस का खर्चा, उनका स्टाफ की सैलरी और उनका जॉब ही यही है, तो मूवमेंट तो होगा ही। और मार्केट का गुणधर्म भी यही है, अप्स एंड डाउन। ये मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे जीवन की बात करूँ अगर मैं, तो हमारे जीवन में सुख और दुख लगे हुए ही हैं, उसी में हमको रहना है और उसी में हमको फाइट करना है और अच्छे से उसका सॉल्यूशन लाना है। ऐसे ही मार्केट है, मार्केट में भी अप्स एंड डाउन तो रहने ही वाला है। उसमें हम कितनी तैयारी करते हैं, किस तरीके से अपना काम करते हैं, वो ज़्यादा अहमियत रखता है, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में हिंदाल्को आप देखो, ये माइनस में था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए वो पॉजिटिव आ गया। टाटा स्टील भी पॉजिटिव आ गया। BEML मैंने आपको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, आप देखिए ऊपर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक मैंने आपको पिछले 10 दिन में 3 से 4 दफ़े मैं दे चुका हूँ, और आज लगभग आप देखेंगे तो 45 रुपये से 48 रुपये बढ़ा हुआ है। और उसके बाद में TCI, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंडिया, अल कार्गो, फिर अपने अदानी पोर्ट, कॉन्कर, VRL लॉजिस्टिक। आप देखिए मैंने कितनी दफ़े दिए, सिर्फ 10 से 12 दिन का, 15 दिन का वीडियो उठा करके देख लीजिए, उसमें मैंने कितनी दफ़े दिए हैं। और उसके बाद में आप भाव भी देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। तो बराबर है, अभी मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। और मैं बोलना चाहूँगा आपको, अभी भी मार्केट कंक्लूजन में यही दे रहा हूँ कि अभी भी जो परिस्थितियाँ हैं और जो सिग्नल मिल रहे हैं या जो जानकारियाँ मिल रही है, उसमें यही सिग्नल मिल रहा है कि अभी बहुत मुश्किल है मार्केट को वन वे चलाना। और मार्केट में एफआईआई इसी तरीके से करेगी, 2 दिन नीचे करेगी, 1 दिन ऊपर करेगी, मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, कभी 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। ये स्ट्रेटजी से ही चलेगी जब तक बजट नहीं आ रहा है। बजट के बाद में कोई एक रास्ता दिखेगा हमको, या क्या करना है, या एफआईआई को, डीआई को, उसके बाद ही वो निर्णय लेंगे। बाकी अभी तक वो इसी तरीके से चलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि ये माहौल के अंदर हमको बहुत सेलेक्टेड आइटम ही चूज़ करनी चाहिए और स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। दूसरा, अभी मैं इतना ही रखता हूं और अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है। आप अपना डिसीजन अपनी एक्सपर्ट के गाइडलाइन से ही लें। और जो नए आए हैं मेरे वीडियो पे, उनको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने एनालाइज किया है तो मेरे पुराने वीडियो से कंपेयर करके देखिए और आज के भाव देखिए आप, उसी को मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने इसमें एक चीज़ रह गई थी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, वो भी देखिए, उसका ग्राफ देखना आप। ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत दफ़े दे चुका हूँ, वो एकदम से शूटअप हुआ था, तो वो भी ध्यान रखने जैसा चीज़ है। तो इतना ही रखूँगा। और दूसरा, मिलते हैं, और आप सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन दबाना। दूसरा, अब इजाज़त चाहता हूँ, मैं दूसरे वीडियो में कुछ नए शेयर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।